हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। ठीक है, चैप्टर 4 में हम लोग हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है और चैप्टर है विदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर को लेकर। हम लोगों ने विदरिंग का पार्ट जो है वो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था और विदरिंग में भी हमने ये समझा था कि 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब जो डिनोटेशन होते हैं उसके 4 फेजेस है, जिनमें से सबसे पहला फेज जो विदरिंग है, और उस विदरिंग में ही हमने समझा था कि 2 टाइप की होती है, एक है केमिकल विदरिंग और दूसरी है फिजिकल या फिर मैकेनिकल विदरिंग। ठीक है, और केमिकल विदरिंग को ही हम लोग समझ चुके थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग जो है फिजिकल विदरिंग के पार्ट की बात करेंगे और कुछ और कंसेप्ट लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट को पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि हमारी जो मेहनत है, हमारा जो प्लेटफॉर्म का कंटेंट है, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, अगर लग रहा है कि कंटेंट उनके लिए किसी तरीके से काम का है, तो वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह उनसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, आज हमने बात करनी है फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग। ठीक है, देखिए मैकेनिकल विदरिंग क्या है। मैकेनिकल विदरिंग इज द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रॉक बाय द एक्चुअल प्राइजिंग अपार्ट ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स। प्राइजिंग अपार्ट का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना। ठीक है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है, हमने केमिकल विदरिंग में समझा था कि केमिकल एक्शन हो रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है कि फिजिकली जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक है, दिस कैन हैपन इवन विथ कंप्लीटली फ्रेश रॉक, बट द प्रोसेसेस ऑफ फिजिकल विदरिंग आर एबल टू वर्क मच मोर इजिली व्हेन द रॉक सरफेस ऑफ द रॉक हैज ऑलरेडी बीन वीकेंड बाय द एक्शन ऑफ केमिकल विदरिंग। ठीक है, यानी कि अगर कोई फ्रेश रॉक है जिसमें केमिकल विदरिंग नहीं हुई है, उस पर भी फिजिकल विदरिंग हो सकती है, लेकिन फिजिकल विदरिंग उस रॉक पे ज्यादा आसानी से हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि ज्यादा फास्ट हो सकती है, जो ऑलरेडी केमिकल विदरिंग से क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। ठीक है, मैकेनिकल विदरिंग जो है वो किस तरीके से होती है देखते हैं। सबसे पहला है रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि अगर पत्थर जो है, जो रॉक है, अगर वो रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस एक्सपीरियंस करता है तो उसमें फिजिकल विदरिंग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि डेजर्ट्स में अगर हम बात करें तो रॉक्स आर एक्सपोज टू द ब्लेजिंग सन ड्यूरिंग द डे एंड आर इंटेंसली हीटेड। ठीक है, डेजर्ट्स में हमें पता है, रेगिस्तान में क्या होता है कि दिन के टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उस तरीके से जो रॉक्स हैं दे आर एक्सपोज टू द ब्लेजिंग सन ड्यूरिंग द डे, और उससे क्या होता है कि इंटेंसली हीट होते हैं। द आउटर लेयर्स एक्सपेंड मच फास्टर देन द कूलर इंटीरियर ऑफ द रॉक्स एंड टेंड टू पुल अवे फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, और ये चीज हमें पता है कि कोई भी चीज अगर गर्म होती है तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है, यानी कि फैलती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो बाहरी सरफेस है रॉक का, वो क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए, अब मैं आपको इसको सिंपल एक थोड़ा सा इस तरीके से इलस्ट्रेटिव फॉर्म में अगर बनाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये ऐसा है। ठीक है, ये इसकी आउटर लेयर है। ठीक है, आउटर लेयर पे क्या होगा कि जब सनरेज पड़ेंगी तो आउटर लेयर ज्यादा गर्म होगी एज कंपेयर टू दिस इनर लेयर, क्योंकि इनर लेयर में क्या है, उतना ज्यादा हीट अंदर तक नहीं पहुंचेगी। अब आउटर लेयर क्या है कि गर्म होगी, तो आउटर लेयर विल ट्राई टू एक्सपेंड। ठीक है ना, आउटर लेयर क्या होगी, आउटर लेयर विल ट्राई टू एक्सपेंड। ठीक, सिमिलरली अगर हम रात में बात करें तो रात में क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप्स रैपिडली एंड द आउटर लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स मोर रैपिडली देन द इंटीरियर, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जब बाहर का टेम्परेचर रात में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो यही जो आउटर लेयर जो दिन के टाइम पे एक्सपोज टू हीट की वजह से या एक्सपोज टू सनलाइट की वजह से फैली थी, एक्सपेंड हुई थी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और ये कॉन्ट्रैक्शन और जो भी एक्सपेंशन है, ये आप समझेंगे दिस इज डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब है कि पूरे के पूरे सरफेस में एक समान नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लेयर में जो है वो अलग अलग हो रहा है। सबसे बाहर की लेयर में जो है कॉन्ट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा है और एक्सपेंशन भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे अंदर की लेयर की तरफ पढ़ते जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन और जो भी एक्सपेंशन है उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिस इज डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और या फिर डिफरेंशियल एक्सपेंशन, मतलब एक ही बात है, दिन के टाइम पे एक्सपेंशन होगा, रात के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, तो इस वजह से क्या है, सेटिंग अप इंटरनल स्ट्रेसेस, इस वजह से क्या होगा, इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, एंड सच स्ट्रेसेस रिपीटेड एवरी डे फॉर मंथ्स एंड ईयर्स कॉज द रॉक्स टू क्रैक एंड स्प्लिट। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की जो प्रोसेस है वो रोज होंगी। टेम्परेचर चेंज होना अपने आप में नुकसानदायक नहीं है, बट उसका जो रिपीटिशन है, क्योंकि रोज धूप आएगी, रोज गर्मी होगी, तो रोज वो एक्सपेंड करेगा दिन के टाइम में, रात के टाइम पे टेम्परेचर कम होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का एक रिपीटेड प्रोसेस चल रहा है, ये काफी लंबे तक समय तक चलेगा। उसकी वजह से क्या है कि जो रॉक्स है दे विल बी क्रैक और वो स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है,
वेल बेडेड एंड जॉइंटेड रॉक्स टेंड टू स्प्लिट अलोंग द जॉइंट्स और क्रैक्स ब्रेकिंग अप इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि कोई इस तरीके के रॉक्स हैं जो जॉइंट्स वगैरह से बंधे हुए हैं। ठीक है, जो जॉइंटेड रॉक्स हैं वो क्या होंगे कि वो अलोंग द जॉइंट्स क्रैक करेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स, और वो स्मॉलर ब्लॉक्स में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। शेल्स एंड स्लेट्स में स्प्लिट अप इनटू प्लेटी फ्रेगमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर प्लेटी स्ट्रक्चर। प्लेटी मतलब है प्लेट के फॉर्म में है। जो शेल रॉक है, जो स्लेट है, ये प्लेट के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ये प्लेट के फॉर्म में ही टूटेंगे। और क्रिस्टलाइन रॉक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि ग्रेनाइट, द क्रिस्टल्स ऑफ वेरियस मिनरल्स जो उसमें पाए जाते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में ही बात की थी, क्वार्ट्ज, माइका और फेल्डस्पार, दे विल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट डिफरेंट रेट्स एनहांसिंग द स्ट्रेस एंड एक्सेलरेटिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। मैंने वही बताया कि देखिए अलग अलग मिनरल है। अब यहां पर जो अलग अलग मिनरल है, ये क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, इनकी भी जो हीटिंग है और जो कूलिंग है वो कैसी होगी, डिफरेंशियल होगी। वही चीज यहां पर समझाई गई है, डिफरेंट रेट्स में होगी। तो इसकी वजह से क्या है कि उसमें स्ट्रेसेस पैदा होंगे और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक जो है दैट विल एक्सेलरेट। ठीक है, फ्रेगमेंट्स ब्रोकन फ्रॉम द लार्ज रॉक्स आउटक्रॉप्स फॉल बाय ग्रेविटी टू द फुट ऑफ द स्लोप। ठीक है, अभी इस तरीके की जो फ्रेगमेंट्स टूटेंगे, जो बड़े पत्थरों से जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स इस तरीके से टूटेंगे, वो क्या होंगे, वो ग्रेविटी के फ्लो की वजह से, यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रेविटी के असर की वजह से वो जो भी स्लोप है उस स्लोप के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्लोप के फुटहिल में आ जाएंगे। दे में फॉर्म स्क्रीज। स्क्रीज का मतलब होता है, जैसे आपने कोई जगह इस तरीके की फुटहिल्स वगैरह में देखी होगी जहां पर छोटे छोटे पत्थर वगैरह जो है वो इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की जो बोला जाता है, उस तरीके का बोला जाता है उसको स्क्रीज। ठीक है, और मे फॉर्म अ लिटर ऑफ एंगुलर चिप्स एंड स्मॉल बोल्डर्स ऑन द फ्लैटर ग्राउंड, यानी कि जो फुटहिल्स पे जो फ्लैट ग्राउंड होगा वहां पर इस तरीके के स्मॉल बोल्डर्स या इस तरीके के स्क्रीज वगैरह जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेसेस एंड प्रेशर्स विल नेचुरली बी ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस एंड वेयर देयर आर शार्प एंगल्स इन द रॉक्स। ठीक है, जो प्रेशर है और जो स्ट्रेसेस है वो कहां पर होंगे, सरफेस पर। सरफेस पर क्यों होंगे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, हीटिंग, डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग की वजह से। और जहां पर शार्प एंगल्स वगैरह है वहां पर, तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स आर दस ग्रेजुअली राउंडेड बाय द स्प्लिटिंग अवे ऑफ द शार्प कॉर्नर्स, क्योंकि शार्प कॉर्नर्स क्या होंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे क्योंकि वहां पर स्ट्रेसेस ज्यादा है। तो जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं वो कुछ समय के बाद राउंडेड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे यही कारण है कि जो उसके शार्प कॉर्नर्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि वहां पर स्ट्रेसेस और प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, when the surface layers of rounded boulders gradually split off the process is called onion peeling। ठीक है, जब राउंडेड बोल्डर्स के जो सरफेस लेयर्स हैं जब वो धीमे धीमे करके स्प्लिट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओनियन पीलिंग। ओनियन पीलिंग का मतलब है, जैसे आप लोगों को पता है कि ओनियन होता है, प्याज होता है, उसमें परत होती है। ठीक है, और उस परत को एक एक करके कैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम कभी उसको निकालें तो एक एक परत अलग हो जाती है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके का यहां पर भी है कि वेरियस लेयर्स जो है दे लुक लाइक द लेयर्स ऑफ एन ओनियन पील्ड ऑफ वन आफ्टर अनदर। ठीक है, वो एक के बाद एक करके वो निकलती जाती है। जो टेक्निकल टर्म है इस प्रोसेस के लिए उसको बोला जाता है दैट इज एक्सफोलिएशन। ठीक है, टेक्निकल टर्म है एक्सफोलिएशन, और वैसे इसको मतलब कॉमन टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं समझने के लिए ओनियन पीलिंग। ठीक, चलिए ये पहला आप समझ गए जो रिपीटेड टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा था। दूसरा है रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी कि बार बार क्या हो रहा है, गीला हो रहा है और बार बार सूख रहा है। अब ये भी कैसे है, देखिए एक्सफोलिएशन इज नॉट कन्फाइंड टू डेजर्ट एरियाज। जो एक्सफोलिएशन हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि पीलिंग ऑफ द लेयर्स हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट एरियाज में ही नहीं होता। ठीक है, सिमिलर स्ट्रेसेस मे बी सेट अप इन रॉक्स बाय रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द सरफेस लेयर्स। अब जो सरफेस लेयर्स है उसकी वेटिंग और ड्राइंग हो रही है रिपीटेडली, तो उससे भी इस तरीके के स्ट्रेसेस वगैरह पैदा होंगे। दिस टेक्स प्लेस स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक मलेशिया वेयर शॉर्ट डाउन स्पोर्स सैचुरेट द रॉक्स एंड देन द हॉट सन क्विकली ड्राइज देम अगेन। ठीक है, ये ऐसी जगह में होगा जो ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है कि बारिश पड़ती है, एकदम से बारिश पड़ती है। ठीक है, मतलब उससे क्या होगा कि मॉइस्चर बढ़ेगा, पत्थर गीला होगा, और उसके बाद थोड़े समय के बाद एकदम से फिर धूप आ जाएगी काफी तेज, तो उससे क्या है कि फिर वो एकदम से सूखेगा और फिर वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वेटिंग एंड ड्राइंग हो रही है फ्रीक्वेंटली, उसकी वजह से इस तरीके के स्ट्रेसेस वगैरह जो है वो पैदा होते हैं। Repeated wetting and drying also occurs at the coast where rocks may be rapidly dried by sun and wind between the tides। तो इस तरीके का चीजें जो है वो सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में ही नहीं होती हैं, बल्कि जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, ठीक है, जो समुद्री तट के इलाके हैं, वहां पर भी हमें टाइड्स का कंसेप्ट पता है। लो टाइड्स, हाई टाइड्स दिन में 2 बार आती हैं। ठीक है, तो उसके बीच में यानी कि 2 टाइड्स के बीच में सन से और विंड से क्या हो सकते हैं, ये पत्थर गर्म हो सकते हैं। फिर जब टाइड आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर से गीले हो जाएंगे। तो फिर यहां पर भी रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग जो है वो हो सकती है। ठीक है, when rocks are wetted the outer layer absorbs a certain amount of moisture and expand। ठीक है, कि जब उसमें गीला हो रहा है तो क्या होगा, वो कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है और वो एक्सपेंड कर रहा है। when they dry
दिस मॉइस्चर इवेपोरेट्स एंड दे क्विकली श्रिंक। और जब वो ड्राई होते हैं तो उनका क्या है कि मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा, मॉइस्चर इवेपोरेट कर रहा है तभी वो सूख रहे हैं, और वो फिर क्विकली क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे। तो व्हेन दिस हैपेंस रिपीटेडली द आउटर लेयर्स स्प्लिट ऑफ। ऐसी चीज जब रिपीटेडली होती रहती है तो उससे जो आउटर लेयर है वो स्प्लिट ऑफ हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है। It should also be stressed that the wetting and drying of the rocks in deserts is probably just as important as temperature changes in the mechanical withering। यानी कि जो इस तरीके की वेटिंग और ड्राइंग का जो केस है, हमने डेजर्ट के केस में बात करी कि टेम्परेचर चेंज की वजह से तो विदरिंग हो ही रही है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि वहां पर वेटिंग और ड्राइंग की वजह से भी विदरिंग होती है। ठीक है, द रॉक्स ड्राई वेरी क्विकली इंडीड आफ्टर बीइंग वेटेड बाय ब्रीफ डेजर्ट रेनस्टॉर्म्स। ठीक है, जब डेजर्ट में भी कभी कभी इस तरीके के डेजर्ट में रेनस्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, यानी कि एकदम से बारिश पड़ती है, उसके बाद फिर क्या होता है, बारिश पड़ती है तो गीला होता है, उसके बाद फिर एकदम से सूख जाता है, धूप आती है काफी तेज तो फिर वो ड्राई होता है। तो इस तरीके की फ्रीक्वेंट ड्राइंग और वेटिंग की वजह से भी जो है पत्थरों में विदरिंग होती है। ठीक है, और दिस इज द फिजिकल एक्शन। इसके बाद अगला है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन मतलब आप समझ सकते हैं, फ्रॉस्ट का मतलब है बर्फ। ठीक है, इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स फ्रॉस्ट इज अ पोटेंट रॉक ब्रेकर। जो टेम्परेट लैटिट्यूड है हमारे, टेम्परेट लैटिट्यूड मतलब ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर, पोलर रीजन से नीचे, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बीच का रीजन है अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 60 डिग्री के आसपास तक, दैट इज नोन एज ऑलमोस्ट टेम्परेट लैटिट्यूड। ठीक है, वहां पर जो है फ्रॉस्ट एक पोटेंट रॉक ब्रेकर है, यानी कि वहां पर रॉक्स में जो ब्रेकिंग हो रही है वो प्रिडोमिनेंटली फ्रॉस्ट की वजह से हो सकती है। ऑल रॉक्स कंटेन क्रैक्स एंड जॉइंट्स और पोर स्पेसेस एंड आफ्टर अ शावर वाटर और स्नो कलेक्ट्स इन सच प्लेसेस। ठीक है, एक एक करके प्रोसेस को समझिए कि हो क्या रहा है। हर रॉक में जो है कुछ ना कुछ जॉइंट्स, कुछ ना कुछ क्रैक्स वगैरह, कुछ पोर्स स्पेसेस वगैरह होंगे, और जब इन एरियाज में इस तरीके के पत्थर है और वहां पर बारिश हो रही है, थोड़ा सा शावर है, तो उसमें वाटर और जो स्नो है या जो फ्रॉस्ट है वो इकट्ठा हो जाएगी इस तरीके के क्रैक्स और जॉइंट्स में। ठीक है, उसके बाद जब रात में टेम्परेचर कम होगा, या फिर हम कहें कि विंटर के समय पर जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, तो ये पानी क्या है, जम जाएगा। और जब ये पानी जमेगा, और वाटर की हमें एक बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी पता है, या आप कह सकते हैं यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की। ठीक है, सारे सब्सटेंसेस का क्या होता है कि जब वो लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वाटर का उल्टा है। वाटर जब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में जाता है तो वाटर एक्सपेंड करता है। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। जो मान लीजिए कुछ पहाड़ के अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो वो इससे बड़े अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, या काफी ठंडे इलाके के जो लोग हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है, सर्दियों में खासकर ये एक मतलब बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि जो वाटर की पाइपलाइंस होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो फट जाती हैं। और क्यों फटती हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाता है, मेटल पाइपलाइंस होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं, उनके अंदर पानी जो है वो जम जाता है। ठीक है, और पानी का हमें पता है कि पानी जब जमता है तो पानी एक्सपेंड करता है। ठीक है, ये साइंस में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जब पानी जमता है, क्योंकि और प्रॉपर्टीज मतलब जो और तरीके के सब्सटेंस होते हैं उनकी से ये प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, उन सब्सटेंस का मैंने आपको बताया कि लिक्विड से जब वो सॉलिड बनते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं, लेकिन वाटर का उल्टा है। वाटर जब लिक्विड से सॉलिड बनता है तो वाटर एक्सपेंड करता है। ठीक, और इसी एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है कि वो जो पाइपलाइंस वगैरह होती है वाटर की वो बर्स्ट हो जाती हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी बिल्कुल वही फिनोमेना है कि पानी जो है वो क्रैक्स और जॉइंट्स के अंदर जाएगा। जब वो रात के ठंडी में, या फिर आप कह सकते हैं कि विंटर सीजन में जब ठंड पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंड करेगा, वो जमेगा, और जैसे ही वो पानी जमेगा वो एक्सपेंड करेगा, और वो एक्सपेंड करने से क्या हो जाएगा, वो फिर जो क्रैक्स वगैरह है उनको बर्स्ट कर देगा। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी गई है कि जब ये फ्रीज करेगा, इट एक्सपेंड्स बाय 1/10 इट्स वॉल्यूम, यानी कि अपनी वॉल्यूम से 1/10 ही एक्सपेंड करेगा, एंड एक्सर्ट्स अ बर्स्टिंग प्रेशर ऑफ ऑलमोस्ट 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको हम अगर हम FPS सिस्टम में नापे तो इट बिकम्स 2000 पाउंड टू द स्क्वायर इंच। ठीक है, और रिपीटेड फ्रीजिंग ऑफ दिस काइंड विल डीपन एंड वाइडन द ओरिजिनल क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस एंड ब्रेक द रॉक इनटू एंगुलर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, यहां पर आप इसको फिगर में देख सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से देखिए वाटर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो क्रैक्स वगैरह है यहां पर वाटर कलेक्ट हो रहा है, और उसके बाद ये हो सकता है कि जब वाटर यहां पर कलेक्ट हो, ठीक है, और धीमे धीमे इस तरीके के जब फ्रीजिंग वगैरह हो ठंडे मौसम होने की वजह से, तो ये रॉक्स को क्या करेगा, जो क्रैक्स वगैरह है उनको एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, ये एक्सपेंड कर रहा है, और कुछ समय के बाद ऐसा भी हो सकता है कि इतना पार्ट पूरा का पूरा जो है ये टूट जाए, ये टूटेगा ही। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो वो होती हैं। ऑन माउंटेन पीक्स दिस प्रोसेस क्रिएट्स शार्प पिनाकल्स एंड एंगुलर आउटलाइंस। पिनाकल्स का मतलब होता है पीक। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये पार्ट अगर यहां से टूट जाएगा तो ये फिर इस तरीके से वो बन जाएगा। मान लीजिए यहां पर फिर से कोई क्रैक होता है तो इस तरीके का यहां पर पिनाकल बन जाएगा। ठीक है, सच पीक्स आर डिस्क्राइब्ड एज फ्रॉस्ट शैटर्ड पीक्स, इनको बोला जाता है फ्रॉस्ट शैटर्ड पीक्स। ठीक है,
चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, एंगुलर फ्रेगमेंट जो है रॉक्स के, दे आर प्राइज्ड फ्रॉम द माउंटेन साइड और क्लिफ फेसेस एंड फॉल टू द फुट ऑफ द स्लोप वेयर दे एक्यूमुलेट टू फॉर्म स्क्रीज। ठीक है, प्राइस का मतलब मैंने आपको फिर से वही बताया है, PRICE नहीं है ये। ठीक है, प्राइस मतलब जो कीमत होती है वो नहीं है, दिस इज PRISE। इसका मतलब होता है अलग होना, ठीक है, सेपरेट होना। तो लिखा गया है कि जो एंगुलर फ्रेगमेंट्स है रॉक के, वो माउंटेन साइड से, माउंटेन की जो साइड है या जो क्लिफ है, क्लिफ मतलब होता है क्लिफ फेसेस मतलब चट्टान। ठीक है, चट्टान से वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और वो जो फुट ऑफ द स्लोप है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर दिखाऊं, जैसे मान लीजिए इस तरीके का पहाड़ है या कोई चट्टान है, यहां पर अगर आपके रॉक टूट रहा है, ठीक है, इस तरीके का फ्रेगमेंटेशन अगर हो रहा है तो वो यहां से नीचे गिरेगा और यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो दैट फॉर्म दी स्क्री, वो यहां नीचे आके क्या बना देगा, स्क्री। ठीक है, स्क्री में आपको बताया कि छोटे छोटे जो इस तरीके के छोटे छोटे स्मॉल बोल्डर्स वगैरह है वो इकट्ठा होकर दैट विल फॉर्म दी स्क्री आउट हियर। ठीक है, इसके बाद कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी हैं। बायोटिक फैक्टर्स क्या है, देखिए कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक लूजन्ड बाय आइदर केमिकल और मैकेनिकल विदरिंग लॉज इन क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस इन द रॉक्स एंड प्लांट्स में स्प्रेड आउट इन सच क्रेवाइसेस। ठीक है, क्या हो सकता है कि इस तरीके के जो क्रैक्स वगैरह है, जो जॉइंट्स वगैरह है, जो क्रैक्स वगैरह है, वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लांट्स वगैरह जो है वो स्प्राउट कर जाए। ठीक है, कभी हो सकता है कि सीड वगैरह वहां पर चला जाए और उसकी वजह से प्लांट्स वहां से निकल आए। एज दे ग्रो देयर रूट्स पेनिट्रेट द रॉक्स बिलो। अब जब वो प्लांट बड़ा होगा तो उसकी जो रॉक्स है वो नीचे की तरफ को पेनिट्रेट करेगी, यूजुअली अलॉन्ग जॉइंट्स एंड अदर लाइन्स ऑफ वीकनेस प्राइजिंग देम अपार्ट। क्योंकि अब जो रूट है वो कहां को जाएगी, उसको कहीं तो जाना है। ठीक है, और वो ऐसी जगह ढूंढेगी जहां पर उसको जगह आसानी से मिल जाए, यानी कि जहां पर रॉक्स में जॉइंट है, जहां पर क्रैक्स है, वो उस तरफ को जाएगी। और जैसे जैसे रूट जाएगी अंदर को तो रूट बड़ी भी होगी, धीमे धीमे जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा तो रूट बड़ी होगी, तो वो जो आप कह सकते हैं कि जो लाइन ऑफ वीकनेस है, यानी कि जहां पर वो जॉइंट वगैरह थे या जहां पर वो रॉक रूट जा रही थी, वो उसको और ज्यादा कमजोर कर देगी। और कमजोर करने से क्या होगा कि वो फिर प्राइस हो जाएगा। प्राइस का मतलब है फिर से वो सेपरेट हो जाएगा। You have often come across large trees growing near roads or the courtyards of houses that finally prise open the concrete or paving stones above their roots। ठीक है, कभी कभी इस तरीके के एग्जाम्पल आप लोगों ने कहीं पर देखे होंगे, या फिर आपने कभी इस तरीके का देखा होगा कि पूरी की पूरी एक कंक्रीट की रोड है और वहां पर कोई एक पेड़ उगा हुआ है। ठीक है, वो पेड़ कैसे उगा हुआ है, वो ऐसे ही है कि नीचे से वो उगा और उसके बाद वो इस तरीके का जो सरफेस है उसको ओपन करके वो बाहर आ गया। ठीक है, द प्रोसेस इज जस्ट सेम ऑन अ स्मॉलर स्केल इन नेचुरल सेटिंग। ठीक है, तो नेचुरल सेटिंग में भी प्रोसेस उसी तरीके की है, लेकिन थोड़ा सा छोटे स्तर पर है। यहां पर हम बात कर रहे हैं पेड़ वगैरह की, वहां पर नेचुरल जो होता है वो थोड़ा सा कम स्तर पर होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। यहां पर ऊपर ये एग्जांपल दिखाया गया है कि देखिए जैसे ये पत्थर हैं छोटे छोटे, इनके बीच में जो भी ये क्रैक है तो रूट्स इस तरफ को पेनिट्रेट करेंगी। ठीक है ना, और इससे क्या हो रहा है कि ये पत्थर टूट भी रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये चीज दिखाई गई है कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई प्लांट उगता है तो ये इस तरीके से ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैन का भी रोल बताया गया है कि मैन इन द कोर्स ऑफ माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन एंड फार्मिंग ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मैकेनिकल विदरिंग बाय एक्सकेवेटिंग द रॉक्स एंड रेंडरिंग देम मोर वल्नरेबल टू द एजेंट्स ऑफ डिन्यूडेशन। ठीक है, कि इंसान भी जब माइनिंग वगैरह करता है और क्या करता है, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करता है, फार्मिंग वगैरह करता है, तो वो मैकेनिकल विदरिंग में कंट्रीब्यूट करता है। किस तरीके से, वो पत्थर को एक्सकेवेट करता है, यानी कि अब जैसे माइनिंग करने के लिए क्या है, खुदाई करनी पड़ेगी, गुफा जो आप कह सकते हैं, जो माइंस वगैरह है, मतलब जो खदान वगैरह है वो खोदनी पड़ेंगी। तो खदान आप खोदेंगे तो वहां से जो पत्थर है वो क्या करेंगे, आप निकाल के बाहर रखेंगे, और पत्थर को जब आप बाहर रखेंगे तो दे विल बी मोर, यू विल से मोर एक्सपोज्ड टू द एजेंट्स ऑफ डिन्यूडेशन। ठीक है, कि वो विंड से, वो एयर से, वो आपके मॉइस्चर से ज्यादा एक्सपोज होंगे, तो वहां पर उनका जो डिन्यूडेशन है या फिर जो उनकी विदरिंग है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से मैन एक्टिविटीज या ह्यूमन एक्टिविटीज से भी जो है विदरिंग होती है। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो विदरिंग का टॉपिक है वो हमने समझ लिया। केमिकल विदरिंग हमने पिछले लेक्चर में समझी थी, और आज हम लोग जो है फिजिकल विदरिंग को भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ, दैट इज योर मास मूवमेंट। ठीक है, चलिए मास मूवमेंट क्या है, देखिए मास मूवमेंट भी समझने के लिए बहुत आसान है। मास मूवमेंट आप नाम से ही समझ सकते हैं, मास, मास का मतलब होता है एक बड़े स्तर पर। ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल। तो मास मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल डाउन अ स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मूवमेंट तो हम इरोजन से भी समझ रहे थे कि वेदर्ड मटेरियल जो है वो इरोजन से भी हो रहा है, लेकिन मास मूवमेंट में और इरोजन से जो मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है उसमें अंतर यह है कि इरोजन से मूवमेंट होने के लिए आपको कुछ इरोजनल एजेंट्स की जरूरत है। जैसे कि इरोजन आपका अपने आप नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए आपको वाटर की जरूरत है, उसके लिए आपको विंड की जरूरत है, इस तरीके के एजेंट्स की जरूरत है जिनसे इरोजन होगा। ठीक है, और मास मूवमेंट का है, इसमें जो फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
यानी कि अगर आपकी कोई पहाड़ वगैरह है, कोई माउंटेन वगैरह है, उसके ऊपर से अगर कोई इस तरीके का विदर्ड मटेरियल जो है वो अपने आप नीचे आ जा रहा है, किसकी हेल्प से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उसको कहा जाएगा मास मूवमेंट। ठीक है, इस तरीके का जो मूवमेंट है वो ग्रेजुअल भी हो सकता है या फिर सडन भी हो सकता है, मतलब स्लोली भी हो सकता है या फिर फास्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप पर, यानी कि जो स्लोप है हमारा वो कैसा है। यानी कि अगर हमारी चट्टान जो है, जैसे मान लीजिए ये दो केसेस मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए एक केस ये है कि चट्टान हमारी ऐसी है, स्लोप इस तरीके का है, दूसरा यह है कि स्लोप इस तरीके का है, तो ज्यादा मूवमेंट किस में होगा, ज्यादा फास्ट किस में होगा? इस वाले केस में मूवमेंट सडन होगा, ठीक है, और इस वाले केस में मूवमेंट जो है दैट विल बी अ ग्रेजुअल मूवमेंट। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप पे डिपेंड करता है। ठीक, दूसरी चीज डिपेंड करता है द वेट ऑफ द विदर्ड डेब्रिस एंड वेदर देयर इज एनी लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर सप्लाइड बाय रेन वाटर। ठीक है, क्योंकि विदरिंग से जो विदरिंग का वेट है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच के ला रहा है वो कौन सा फोर्स होगा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि मास इनटू जी। जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसको नीचे तरफ को फोर्स लगेगा, तो इस जितना ज्यादा आप कह सकते हैं कि विदर्ड मटेरियल है, विदर्ड डेब्रिस जो है, उसका मास जितना ज्यादा होगा, उसका वेट जितना ज्यादा होगा, उस पर नीचे की तरफ को ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और उसका जो मूवमेंट है वो स्लो है या वो सडन है, ग्रेजुअल है या सडन है, वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि मास कैसा है। अगर मास ज्यादा है तो मूवमेंट सडन हो सकता है, अगर आपका जो स्लोप है वो साथ में कैसा है, स्लोप अगर जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा है तब। ठीक है, इसके बाद अगर लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर है, लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर अगर रेन वाटर द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तब भी क्या होगा कि जो मूवमेंट है वो फास्ट हो सकता है, सडन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ टाइप के मास मूवमेंट जो है वो यहां पर दिए गए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। पहला है सॉइल क्रीप। ठीक है, सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप का मतलब क्या है? देखिए, दिस इज अ स्लो ग्रेजुअल बट मोर और लेस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन हिल स्लोप्स। ठीक है, ये एक स्लो मूवमेंट है, ग्रेजुअल मूवमेंट है, लेकिन कंटिन्यूअस मूवमेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और किसका मूवमेंट है? ये सॉइल का, डाउन द हिल स्लोप्स। ठीक है, द मूवमेंट इज नॉट वेरी नोटिसेबल स्पेशली व्हेन द स्लोप इज फेयरली जेंटल और व्हेन द सॉइल इज वेल कवर्ड विद ग्रास और अदर वेजिटेशन। ठीक है, यानी कि ये है तो कंटिन्यूअस मूवमेंट, लेकिन इसको इतना ज्यादा नोटिसेबल ये नहीं है। क्यों नहीं है? मान लीजिए जो आपका स्लोप है वो फेयरली जेंटल है, तब आपको ज्यादा तेज मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए सॉइल जो है वो घास से या अदर वेजिटेशन से ढकी हुई है, तब भी हमें इस तरीके का मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें ये समझना है कि ये एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है। ठीक है, और सॉइल क्रीप जो है वो कॉमन है कहां पर? इट्स कॉमन इन डैम्प सॉइल्स where the water acts as a lubricant so that individual soil particles move over each other and over the underlying rocks। ठीक है, यानी कि जहां पर डैम्प सॉइल है, यानी कि जहां पर गीली सॉइल है, वहां पर इस तरीके का जो फिनोमेना है वो ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो एक लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा, और जो इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे, और जो अंडरलाइंग रॉक्स है उनके ऊपर मूव करेंगे, और वो सॉइल जो है एक मतलब स्लोप के ऊपर पूरी की पूरी फ्लो करती चलेगी। ठीक है, अगला हो जाएगा, इट इज ऑल्सो फाउंड वेयर कंटिन्यूअस ट्रैम्पलिंग बाय एनिमल ग्रेजिंग ऑन द स्लोप्स सेट अप वाइब्रेशन विद लूजन द सॉइल एंड कॉज इट टू मूव। ठीक है, ट्रैम्पलिंग बाय द एनिमल ग्रेजिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर एनिमल ग्रेज कर रहे हैं, पास्चर लैंड वगैरह जो होती है। ठीक है, अब एनिमल ग्रेज कर रहे हैं तो एनिमल्स के जब एनिमल्स चलेंगे तो उनके पैरों से क्या है कि जो सॉइल है वो उस पर असर पड़ेगा, वाइब्रेशन वगैरह होगी, वो थोड़ा सा अपने एक जगह से डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो भी क्या है कि उसकी वजह से सॉइल जो है वो लूजन अप हो सकती है और वो फिर मूव कर सकती है। ठीक है, दो द मूवमेंट इज स्लो एंड कैन नॉट रेडिली बी सीन इन एक्शन, द ग्रेजुअल मूवमेंट टिल्ट्स ट्रीज, फेंसेस, पोस्ट एंड सो ऑन विच आर रूटेड इन द सॉइल। ठीक है, हालांकि हम बता रहे हैं कि मूवमेंट जो है वो स्लो है और उसको एज सच देखा नहीं जा सकता है, लेकिन ग्रेजुअल मूवमेंट धीमे धीमे होता रहेगा, कंटिन्यूसली होता रहेगा, तो उससे जो ट्रीज वगैरह हैं, जो फेंसेज हैं, जो पोस्ट वगैरह उसके ऊपर लगे हुए हैं, पोस्ट का मतलब है जैसे कि लैंप पोस्ट वगैरह होता है, कोई खंबा वगैरह उसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो धीमे धीमे क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद वो टिल्ट हो जाएगा, यानी कि टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, दिस सॉइल इज ऑल्सो सीन टू एक्यूमुलेट एट द फुट ऑफ द स्लोप और बिहाइंड द ऑब्स्टिकल सच एज वॉल्स विच वे इवेंचुअली बी बर्स्ट बाय द वेट ऑफ द सॉइल अबव। ठीक है, तो इस तरीके की सॉइल का जैसे हम कह रहे हैं कि मूवमेंट बहुत ग्रेजुअल है, ठीक है, और जेंटल स्लोप के ऊपर जनरली हो रहा है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीमे धीमे क्या होगा कि ये जाता जाएगा और मिट्टी जो है वो नीचे इकट्ठा होती चली जाएगी, या तो स्लोप का जो फुट है वहां पर, या फिर अगर कोई बीच में कोई इस तरीके की रिटेनिंग वॉल वगैरह टाइप बनी है तो वहां पर। ठीक है, और धीमे धीमे क्या होगा कि उस वॉल के एक तरफ इतना ज्यादा लोड हो जाएगा इस मिट्टी की वजह से कि वो वॉल जो है वो भी बर्स्ट कर सकती है। ठीक है, यहां पर आपको ऊपर ये डायग्राम में दिखाया गया है
ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट वगैरह है, ठीक है, जो पोस्ट है, जो फेंसेज है, ट्रीज वगैरह है, ये कुछ समय के बाद हो सकता है कि धीमे धीमे ये थोड़ा सा तिरछे हो जाए, टिल्ट हो जाए, ठीक है। और इस तरीके की मिट्टी में यहाँ पर ये जो वॉल लगी हुई है, यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि जब इसका लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये वॉल भी जो है बर्स्ट कर जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा है दैट इज सॉइल फ्लो, जिसको बोला जाता है सॉइली फ्लक्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि व्हेन द सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट सस्पेंडेड इन द वाटर एंड मूव इजीली ओवर वन अनदर एंड ओवर द अंडरलाइंग रॉक्स, ठीक है। यानी कि जब पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, जब हमारे जो सॉइल्स है वो कंप्लीटली सैचुरेट हो गई है वाटर में, तो उससे क्या हो रहा है कि वो बहुत आसानी से फिर मूव कर सकती है, क्योंकि वो पानी में ही सस्पेंडेड है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मिट्टी जो है वो पानी में घुल चुकी है, तो वो अगर पानी में घुल चुकी है तो उसमें कोई फिर फ्रिक्शन वगैरह तो है ही नहीं ऑलमोस्ट, है ना। तो वो एक दूसरे लेयर के ऊपर और जो अंडरलाइंग रॉक्स है उनके ऊपर बहुत आसानी से फ्लो कर सकती है, इसीलिए उसको बोला जाता है सॉइल फ्लो, ठीक है। द सॉइल एक्ट्स लाइक अ लिक्विड एंड अ सॉइल फ्लो और मड फ्लो अकर्स, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूं कि सॉइल जो है वो पानी में घुल चुकी है, तो एक तरीके से लिक्विड बन गई है और वो बड़ी आसानी से फ्लो कर सकती है, ठीक है। In the arid regions, a mantle of withered debris may become saturated with rainwater after a storm and flow downslope as a semi-liquid mass. यानी कि जो एरिड रीजन्स भी हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए डेजर्ट वगैरह का रीजन भी है, वहां पर भी ये हो सकता है कि अगर कोई तूफान वगैरह आता है, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत बारिश वगैरह होती है, तो उससे भी ये जो विदर्ड डेब्रिस है ये सैचुरेट हो सकता है, ठीक है। पानी के साथ ये सैचुरेट हो सकता है और उसके बाद इसी तरीके से ये डाउन स्लोप में जो है सेमी लिक्विड के फॉर्म में मूव कर सकता है। In temperate and tundra regions, soil flows occur when the surface layers of frozen ground thaw in spring, ठीक है। thaw in spring का मतलब है कि जब वो जो लेयर है, जो जमी हुई लेयर है, वो क्या हो रही है, वो पिघल रही है। जब स्प्रिंग का समय आ रहा है तो वो पिघल रही है, तो उस समय यहां पर इस तरीके का सॉइल फ्लो हो सकता है। सॉइल एंड रॉक डेब्रिस लुब्रिकेटेड बाय द मेल्ट वाटर फ्लो इजीली ओवर द अंडरलाइंग फ्रोजन सबसॉइल, ठीक है। और जो सॉइल एंड रॉक डेब्रिस है, जो मेल्ट वाटर से क्या हो चुकी है, लुब्रिकेट हो चुकी है, क्योंकि मेल्ट वाटर क्या काम कर रहा है, लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, जिससे फ्रिक्शन कम हो रहा है। तो उसके बाद वो जो अंडरलाइंग फ्रोजन सबसॉइल है, ठीक है, जो नीचे की सबसॉइल है जो कि जमी हुई है, उसके ऊपर वो आसानी से फ्लो कर सकता है, ठीक है। इन द एरियाज ऑफ पीट सॉइल्स द पीट एब्जॉर्ब्स मच मॉइस्चर, जहां पर पीटी सॉइल होती है वहां पर जो पीट होता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और उससे क्या है कि हाउएवर इफ सैचुरेशन पॉइंट इज रीच द पीटी सॉइल में फ्लो डाउन स्लोप। तो अगर सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, यानी कि जो फ्रिक्शन वगैरह है वो ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब कम हो जाएगा, जब लुब्रिकेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से जो पीटी सॉइल है वो डाउन स्लोप बह सकती है। और आयरलैंड में इसी तरीके के फ्लो को बोला जाता है बॉग बस्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है, बॉग बस्ट, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है दैट इज योर लैंडस्लाइड, स्लंपिंग या स्लाइडिंग। लैंडस्लाइड आप लोगों को बड़ा पता है, ये तो बहुत कॉमन है, इसको बोला जाता है भूस्खलन, ठीक है। और आजकल तो बरसात के दिनों में काफी ज्यादा आप लोग देख रहे हैं कि इधर उधर से जो है इस तरीके की खबरें वगैरह आती रहती है कि लैंडस्लाइड हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या है, देखिए, इट इज अ वेरी रैपिड काइंड ऑफ मूवमेंट एंड अकर व्हेन अ लार्ज मास ऑफ सॉइल और रॉक फॉल सडनली। पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा रैपिड है, और दूसरी बात यह है कि इसमें सॉइल या रॉक का लार्ज मास जो है वो सडनली गिरता है, ठीक। Landslides usually occur on steep slopes such as in mountainous areas, on cliffs or where man has artificially steepened the slopes. For example, in road on rail cuttings. ठीक है, ये जनरली वहां पर होता है जहां पर जो स्लोप्स है वो काफी ज्यादा स्टीप है, ठीक है। माउंटेन्स के जो स्लोप वगैरह है वो काफी ज्यादा स्टीप है, वहां पर ये होता है। Landslides may be caused because a steep slope is undercut by a river or a sea so that it falls by gravity. ठीक है, कि जो हमारा माउंटेन का जो स्लाइड है, यानी कि जो माउंटेन की स्लाइड है, जो आप कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, वो नीचे अगर कोई नदी वगैरह बह रही है, कोई सी वगैरह अगर है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अंडर कटिंग हो रही है, और अंडर कटिंग होने की वजह से जो उसका मटेरियल है वो ग्रेविटी से फिर फॉल कर रहा है, ठीक। अर्थक्वेक और वॉल्केनिक डिस्टर्बेंसेस जो है दिट्स में ऑल्सो लूजन द रॉक एंड स्टार्ट ऑफ अ लैंडस्लाइड। इससे भी लैंडस्लाइड हो सकता है, भूस्खलन जो है वो अर्थक्वेक और वॉल्केनिक डिस्टर्बेंसेस से भी हो सकता है। मैन मेड स्टीपनिंग both undercuts the slope and sets up vibration which may loosen rock or soil, ठीक है। मैन मेड स्टीपनिंग यानी कि मैन अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है, वहां पर अगर कोई कटिंग वगैरह चल रही है, कोई वहां पर अगर इस तरीके के मकान वगैरह बनाने का काम चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि जो स्लोप वगैरह है वो कट सकते हैं, जो रॉक वगैरह है वो लूजन अप हो सकते हैं और वो फिर इस तरीके से फॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑफन लैंडस्लाइड्स आर कॉज्ड बाय द लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ द रेन वाटर। आपने ये देखा होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल ये जनरली ज्यादा होता है बरसात के दिनों में। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में क्या है कि जो रेन वाटर है वो एक लुब्रिकेटिंग एक्शन प्रोवाइड करता है,
और उसकी वजह से जो इस तरीके का मूवमेंट वगैरह है, जिससे सॉइल वगैरह जो रॉक वगैरह है वो कमजोर होता है, सॉइल वगैरह कमजोर होती है और इस तरीके से फिर ये आसानी से फ्लो कर सकती है। ठीक है, वाटर में कलेक्ट इन जॉइंट्स और बेडिंग प्लेन्स इन रॉक्स सो दैट वन लेयर स्लाइड्स ओवर अनदर। ठीक है, कि वाटर जो है वो इस तरीके के जॉइंट्स और बेडिंग प्लेन्स में कलेक्ट हो जाता है रॉक्स के, और फिर उससे क्या है कि वो एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जिसमें एक लेयर और दूसरी लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकती है। ठीक है, स्पेशली इन एरियाज विद ऑफ टिल्टेड स्ट्रेटा। टिल्टेड स्ट्रेटा का मतलब है कि जो लेयर्स हैं, जो स्ट्रेटा है वो कैसे है, टिल्टेड है। ठीक, स्लंपिंग इज पर्टिकुलरली कॉमन वेयर परमिएबल डेब्रिस और रॉक्स लेयर ओवरलाई इम्परमिएबल स्ट्रेटा सच एज क्ले। ठीक है, स्लंपिंग कहां पर कॉमन होती है, जहां पर दो लेयर है। ठीक है, पहली लेयर क्या है, जो ऊपर वाली लेयर है वो परमिएबल है, वो परमिएबल डेब्रिस और रॉक लेयर है, और उसके नीचे की जो लेयर है वो इम्परमिएबल है। ठीक है, परमिएबल लेयर में क्या होगा कि ऊपर से पानी जाएगा तो वो उसके अंदर चला जाएगा, इम्परमिएबल लेयर में वो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, और अंदर नहीं जाएगा तो वो उन दोनों लेयर्स के बीच में रह जाएगा और फिर वो लुब्रिकेटिंग एक्शन प्रोवाइड करेगा और उसके ऊपर जो परमिएबल लेयर थी, जो ऊपर वाली लेयर थी, वो फ्लो करेगी। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी गई है कि वाटर सिंकिंग थ्रू द परमिएबल मटेरियल इज हॉल्टेड बाय द क्ले, द डैम्प क्ले प्रोवाइड्स अ स्मूथ स्लिपरी सरफेस ओवर विच द अपर लेयर्स स्लाइड इजीली। अब यहां पर देखिए, आप समझिए, अगर दोनों की दोनों लेयर परमिएबल होती तो पहली लेयर से पानी अंदर गया, वो दूसरी लेयर से भी अंदर चले जाता, तो फिर बीच में उनके मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पर फिर इतना ज्यादा लुब्रिकेटिंग एक्शन नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि ऊपर की लेयर से पानी अंदर गया है, नीचे वाली लेयर में पानी अंदर नहीं गया है, वो बीच में रह गया है, तो बीच में उसने लुब्रिकेटिंग एक्शन प्रोवाइड किया है, और उससे क्या हो रहा है कि फिर ये जो मूवमेंट हो रहा है अपर लेयर का, ये हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मूवमेंट अपर लेयर जो है वो स्लाइड कर रही है। ठीक है, water may collect at the base of the regolith because it sinks readily into the withered material but more slowly into the solid rock beneath। ठीक है, कि जो रेगोलिथ है, रेगोलिथ का मतलब मैंने आपको बताया कि जो रिमेन्स ऑफ द रॉक्स है उसमें ये पानी जा सकता है, और फिर जो उसके नीचे सॉलिड रॉक है उसमें पानी इतना ज्यादा नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा उसके ऊपर रुक जाएगा। फिर उससे क्या होगा, फिर वही चीज होगी कि जो रेगोलिथ है दे विल अगेन स्लाइड अवे फ्रॉम द अंडरलाइंग रॉक। वही चीज होगी जो हमने पिछले पार्ट में बात करी कि जो परमिएबल रॉक और इम्परमिएबल लेयर के केस में हो रहा है, वही चीज यहां पर भी होगी, सिमिलर। ठीक है, Man often enhances the possibility of landslides by clearing natural vegetation for agriculture और housing। ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो भी लैंडस्लाइड्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। किस तरीके से, कि जब ह्यूमंस जो है वो नेचुरल वेजिटेशन एग्रीकल्चर के लिए या फिर हाउसिंग के लिए नेचुरल वेजिटेशन को क्लियर करते हैं तब। ठीक है, रिमूवल ऑफ द प्लांट कवर अलाउज मोर वाटर टू पेनिट्रेट द सॉइल एंड रॉक्स। इससे ये फर्क पड़ता है कि जो अगर हम पानी को, मतलब पानी जो है उसको ज्यादा पेनिट्रेशन मिल जाता है। ठीक है, पानी जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है सॉइल्स और रॉक्स में अगर प्लांट नहीं है तब। इन एरियाज सच एज द कैमरून हाईलैंड्स वेयर स्टीप स्लोप्स हैव बीन क्लियर्ड देयर इज मच एविडेंस ऑफ माइनर स्लम्स एंड स्लाइड्स, द ओल्ड स्कार्स शोइंग अप क्लियरली इन द टी गार्डन्स। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, इस तरीके के एरियाज में जहां पर स्लोप ज्यादा था, स्टीप स्लोप्स था, और वहां पर इस तरीके की जो वेजिटेशन वगैरह को काटा गया है, जो इस तरीके के एरियाज काटे गए हैं, वहां पर इस तरीके के स्लम्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंसिव लैंडस्लाइड्स वेदर नेचुरल और मैन मेड कैन हैव डिजास्ट्रस कंसिक्वेंसेस। लेकिन ये जो लैंडस्लाइड्स वगैरह है इनके कंसिक्वेंसेस जो है वो काफी ज्यादा डिजास्ट्रस या भयावह हो सकते हैं। क्या, जैसे कि बरिंग विलेजेस, मान लीजिए जो फुटहिल है, जैसे कि जो फुटहिल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका लैंडस्लाइड हो रहा है और यहाँ पर नीचे अगर कोई मकान वगैरह है, कोई गांव वगैरह है, तो वो इससे क्या हो सकते हैं, वो दब जाएंगे यहाँ पर जब पूरा का पूरा डेब्रिस आएगी, तो इसके लिए नुकसान है। रेलवे लाइन्स और पीपल जो है वो भी, अगर मान लीजिए नीचे कोई रेलवे लाइन है तो वो भी जो है इसके से दब सकती है, कोई अगर लोग रहते हैं तो वो भी दब सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि इस तरीके से आप कहेंगे कि लैंडस्लाइड जो है उसके डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है। स्पेक्टिकुलर लैंडस्लाइड्स हैव टेकन प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड including South Wales, British Columbia, Hong Kong and the Cameroon Highlands, where the village of Ringlet was partially buried in 1961 and several houses were ruined। ठीक है, इस बुक में थोड़ा सा एक मैं कहूंगा कि ड्रॉबैक यही है कि आप अगर कहीं पर भी कुछ भी एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है वो मतलब इंडिया से रिलेटेड एज सच एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बुक वही है कि फॉरेन राइटर की है, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज कंसेप्ट वगैरह के लिए बुक अच्छी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करें, मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा, मतलब स्कूल के बच्चे नहीं, जिनके करिकुलम में ये बुक है वो उनको तो यही पढ़ना पड़ेगा, पर जो हमारे कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ ये बताऊंगा कि आप लोग मतलब कंसेप्ट यहाँ से पढ़िए, लेकिन अगर कोई भी एग्जाम्पल वगैरह है, जैसे जगह का एग्जाम्पल वगैरह दिया गया है, तो वो अगर पॉसिबल है तो आप इंडिया से रिलेटेड याद कीजिएगा और उसी को लिखिएगा। ठीक है, जैसे अब हमने पिछले लेक्चर में वॉल्केनो वगैरह की बात की थी, तो वॉल्केनो का तो ऐसा इंडिया में कोई एविडेंस है नहीं,
तो इसलिए वॉल्केनो के लिए तो ठीक था कि हमने जो मतलब जहाँ पर डिजास्टर्स वॉल्केनोज आई है, माउंट वेसुवियस, माउंट पेली, उनकी बात हमने कर ली थी। लेकिन जैसे यहाँ पर लैंडस्लाइड्स की बात की गई है, तो अब आप थोड़ा सा इसको रिसर्च करके, या आपके ऊपर मैं जिम्मेदारी छोड़ता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग इंटरनेट पर रिसर्च वगैरह करके कि यहाँ पर मेजर लैंडस्लाइड्स वगैरह जो है वो कब हुए हैं, उनसे कितना नुकसान वगैरह हुआ है, थोड़ा सा इसको आप लोग एक नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि आप लोग जब भी आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे तो वहां पर आप इस चीज को सच यूज कर सकते हैं, तो वहां पर एक अलग फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जब आप कोई भी अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड ही वहां पर आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। आप ये नहीं लिख सकते कि साउथ वेल्स में और कैमरून हाईलैंड्स में क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज का मैं आप लोगों को जिम्मेदारी देता हूं कि आप लोग जो है ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज इसको इतना ही रखते हैं। बाकी जो इसमें थोड़ा सा पार्ट हमारा ग्राउंड वाटर का है, थोड़ा सा पार्ट स्प्रिंग्स एंड वेल्स वाटर टेबल को लेकर है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ के इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए। थोड़ा सा ये काम भी आप लोग जरूर कीजिए, शेयर वगैरह करिए। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और भी आप डाउट हमसे पूछना चाहें तो वो हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी, वहां पर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओकुल जीएस यूपीएससी जो हमारा टेलीग्राम है का ग्रुप है, वहां पर आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पे ओकुल जीएस यूपीएससी का जो डिस्कशन फोरम नाम से ग्रुप है उसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस और उसके साथ साथ नोट्स और क्विजेज वगैरह भी मिलेंगे। कोर्स की वैलिडिटी जो है वो डेट ऑफ परचेज से 5 साल रहेगी, तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। आप उस कोर्स को परचेज करके, वन टाइम पेमेंट है और उसको फिर आप 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स को संबंधित अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी आप फेस करते हैं, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो उसके लिए आपके पास नंबर है, दैट इज 9498086380। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग जो है कोई भी टेक्निकल अगर आपको डाउट्स होता है कोर्स से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। कंटेंट रिलेटेड डाउट आप लोग जो है टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पर पूछेंगे। ठीक है, बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल, हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल, हमारा टेलीग्राम, हमारा जो ट्विटर चैनल है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। या आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। ठीक है, बाकी हमारा जो ओकुल का वेब ऐप है उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, उसके जरिए भी हम आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई भी नोटिफिकेशंस वगैरह होगी तो वो दे सकते हैं। ठीक है, उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।